नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं NSDL के बारे में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हाँ, ये हमारे कैपिटल मार्केट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास है इसका RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं और खबरें भी हैं। सही। मकसद सीधा है, NSDL आखिर करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, ये IPO की कहानी क्या है और हाँ, क्या रिस्क है इसमें। मजे की बात यह है कि ये भारत की पहली डिपॉजिटरी है और लगभग सारे 99% से ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा यही है। हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। NSDL है क्या? देखिए, ये सेबी से रजिस्टर्ड एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। MII कहते हैं इनको। अच्छा। मतलब वो संस्थाएं जो बाजार को चलाने के लिए एकदम जरूरी हैं। ये 1996 में बनी थी और जैसा आपने कहा, भारत की पहली डिपॉजिटरी। और इसी ने वो डीमटेरियलाइजेशन शुरू किया था, है ना, कागजी शेयर्स को डिजिटल बनाना। बिल्कुल। इनका मेन काम है डीमैट अकाउंट्स को संभालना। मार्च 2025 तक इनके पास करीब 4.25 करोड़ एक्टिव खाते थे। बाप रे, 3.95 करोड़। हाँ, और इसके अलावा शेयरों की खरीद बिक्री का सेटलमेंट, फिर वो डिविडेंड, बोनस वगैरह जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उनको मैनेज करना। और वो गिरवी रखने वाली बात, प्लेजिंग। हाँ, वो सुविधा भी। इनका नेटवर्क भी देखिए, करीब 294 DPs हैं इनके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और सर्विस सेंटर, वो तो बहुत ज्यादा थे शायद। हाँ, करीब 6,500 से ज्यादा। मतलब CDSL से कहीं ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क है इनका। अच्छा, अब आते हैं बिजनेस मॉडल पर। पैसा कहाँ से आता है इनके पास? देखिए, मेनली 2 तरीके हैं। एक तो है रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब जो लगातार आता रहता है। जैसे कंपनियों से, इशुअर्स से ये सालाना कस्टडी फीस लेते हैं, और जो DPs हैं उनसे सालाना मेंटेनेंस फीस लेते हैं। ओके। FY 25 में इनका जो रिकरिंग रेवेन्यू था उसमें करीब 87% हिस्सा इसी कस्टडी और मेंटेनेंस फीस का था। यानी काफी स्टेबल इनकम सोर्स है ये। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है ट्रांजैक्शनल फीस। जब भी कोई शेयर खरीदता बेचता है, सेटलमेंट होता है या शेयर गिरवी रखे जाते हैं या कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उस पर फीस लगती है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन पर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSDL अपने हर इन्वेस्टर अकाउंट से औसतन ज्यादा कमाती है CDSL के मुकाबले। अच्छा, कितना ज्यादा? FY 25 में NSDL का एवरेज रेवेन्यू पर अकाउंट था करीब 157 रुपए, जबकि CDSL का था 55 रुपए के आसपास। ओह, काफी फर्क है ये तो। क्यों है ऐसा? शायद इसलिए कि NSDL का फोकस बड़े क्लाइंट्स पर ज्यादा रहा है, जैसे FPIs, बड़े कॉर्पोरेट्स, अनलिस्टेड कंपनियां, डेट मार्केट। तो वहां वैल्यू ज्यादा होती है। समझ गया। और इनकी सब्सिडियरीज भी है ना, सहायक कंपनियां? हाँ, 2 मुख्य हैं। एक है NDML, नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। ये KYC रिकॉर्ड्स यानी KRA, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, सेमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, RTA सर्विसेज, ये सब देखती है। और दूसरी है NDPBL, NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये एक पेमेंट्स बैंक है, डिजिटल बैंकिंग, AEPS, माइक्रो ATM, प्रीपेड कार्ड्स, ये सब। तो पेमेंट्स बैंक का बिजनेस कैसा चल रहा है? रेवेन्यू तो अच्छा खासा आता है NDPBL से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, मार्जिन कम है। अच्छा, तो ये तो हुई कमाई की बात। अब मार्केट में इनकी क्या पोजीशन है, मतलब कंपटीशन कैसा है? देखिए, इंडिया में डिपॉजिटरी बिजनेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, NSDL जो 1996 में आई और CDSL जो 1999 में शुरू हुई। हाँ, डुओपोली है। बिल्कुल। और NSDL का दबदबा कुछ सेगमेंट्स में जबरदस्त है। जैसे FPIs की बात करें तो उनकी 99.99% एसेट वैल्यू NSDL के पास ही है। ऑलमोस्ट सारी। हाँ, शायद इसलिए कि ये पहले आई थीं और बड़े इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरतें शायद बेहतर समझी। फिर अनलिस्टेड कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनका करीब 89% डीमैट वैल्यू NSDL के पास है। अच्छा, CDSL के मुकाबले काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, CDSL के पास सिर्फ 2.1 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि NSDL के पास 19.4 ट्रिलियन। और डेट सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स वगैरह, उसमें भी NSDL का मार्केट शेयर लगभग 97% है। तो मतलब बड़े टिकट साइज वाले सेगमेंट्स में NSDL लीडर है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जहां तक टोटल डीमैट अकाउंट्स की गिनती की बात है, वहां CDSL आगे निकल गया है। हाँ, वो रिटेल इन्वेस्टर्स में ज्यादा पॉपुलर है शायद। बिल्कुल, उनका फोकस रिटेल पर ज्यादा रहा है। अच्छा, अब जरा फाइनेंशियल नंबर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FY 25 कैसा रहा इनके लिए? कंसोलिडेटेड आंकड़े देखें तो ऑपरेशन से रेवेन्यू था 14,201 मिलियन। ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT वो था 3,431 मिलियन। EBITDA लगभग 4,930 मिलियन रहा।
ग्रोथ कैसी रही है पिछले कुछ सालों में? ग्रोथ काफी अच्छी रही है। FY23 से FY25 के बीच EBITDA का CAGR मतलब सालाना ग्रोथ रेट वो 22.48% रहा। ये तो काफी सॉलिड ग्रोथ है। हाँ, नेटवर्थ भी करीब 20,000 मिलियन के ऊपर है, तो फाइनेंशियल हेल्थ तो मजबूत दिखती है। आंकड़े तो अच्छे लग रहे हैं। अब आते हैं IPO पर। ये जो IPO ला रहे हैं, इसमें क्या खास है? देखिए, सबसे खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, OFS। मतलब ये कि कंपनी कोई नए शेयर इशू करके पैसा नहीं जुटा रही है। जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, तो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा? नहीं, पैसा बेचने वाले शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। इसमें बड़े नाम शामिल हैं, जैसे IDBI बैंक, NSE, HDFC बैंक, सूटी, SBI, यूनियन बैंक। ये सब अपना स्टेक कम कर रहे हैं। ओके, कितने शेयर्स बेच रहे हैं ये लोग? करीब 5 करोड़ इक्विटी शेयर तक, और लिस्टिंग सिर्फ BSE पर होगी। और प्रमोटर कौन है कंपनी का? देखें, NSDL प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इसका कोई एक पहचान वाला प्रमोटर नहीं है। तो ये तो हुई IPO की डिटेल्स। अब सबसे जरूरी सवाल, रिस्क क्या है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है टेक्नोलॉजी पर इनकी भारी निर्भरता। वो तो होगा ही, इतना बड़ा डिजिटल ऑपरेशन है। बिल्कुल। सोचिए, अगर इनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई ग्लिच हो या कोई बड़ा साइबर अटैक हो जाए तो पूरा मार्केट हिल सकता है। हाँ, असर बहुत बड़ा हो सकता है। और पहले इन पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड मामलों में पेनाल्टी भी लग चुकी है। IT पर इनका खर्चा भी बहुत होता है। FY25 में करीब 650 मिलियन मेंटेनेंस पर और 300 मिलियन नए IT कैपेक्स पर खर्च हुआ। अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। और क्या रिस्क है? दूसरा बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। सेबी इनकी रेगुलेटर है और बहुत कड़ी नजर रखती है। RHP में भी इसका जिक्र है कि सेबी की जांच में कई बार कुछ कमियां या अनुपालन में देरी पाई गई हैं, खासकर IT सिस्टम ऑडिट्स में। तो भविष्य में रेगुलेटरी एक्शन का एक डर हमेशा बना रहता है। मतलब रेगुलेटर का डंडा कभी भी चल सकता है। कह सकते हैं। फिर कंपटीशन तो है ही, CDSL से सीधी टक्कर है। हाँ, वो तो है। और साथ ही आजकल जो नए फिनटेक ब्रोकर्स आ गए हैं, वो जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, उससे जो ट्रेडिशनल DPs हैं उनके बिजनेस पर असर आ सकता है, जो NSDL के चैनल पार्टनर्स हैं। ये भी एक पॉइंट है। डेटा प्राइवेसी का क्या? आजकल ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट अब लागू हो रहा है। इसका पूरा असर क्या होगा, खासकर NSDL जैसी कंपनी पर जो इतना सारा सेंसिटिव डेटा हैंडल करती है, वो अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ये एक अनिश्चितता है। और वो सब्सिडीज, उनसे जुड़े कोई रिस्क? हाँ, जैसे मैंने बताया, NPBL यानी पेमेंट्स बैंक का मुनाफा भी कम है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक चिंता का विषय हो सकती है। और NDML का जो SEZ ऑनलाइन बिजनेस है, उस पर सरकारी नीतियों में बदलाव का असर पड़ सकता है। समझ गया। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए। हाँ। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो NSDL कई मामलों में, खासकर बड़े इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। सही है। लेकिन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता, रेगुलेटरी जांच का साया और कंपटीशन, ये सब बड़े जोखिम है। और ये IPO भी पूरी तरह से पुराने इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट रूट है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक ऐसी संस्था जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, जब वो पब्लिक मार्केट में आती है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक और लिस्टिंग है या इसमें कुछ खास है? और जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और रूल्स बदल रहे हैं, उसमें NSDL जैसी पुरानी बड़ी संस्था कैसे खुद को ढालेगी? उसके सामने असली चुनौतियां क्या होंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।